Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics, Classified Child Specialist. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जिंक सप्लीमेंटेशन के बारे में। जिंक का सिरप कौन से बच्चों को देना होता है, कौन सी कंडीशंस के बाद देते हैं, कौन सी कंडीशंस के साथ देते हैं, और जिंक का क्या स्टेटस है, क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। जिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है, फूड सप्लीमेंट है। जिंक जो है वो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है। इसका मेडिसिनल रोल बाद में आता है। इसका जो है वो मेडिसिन और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ, ताकत के साथ हमारा इसका ताल्लुक ज़्यादा है। इसका हमारी हेयर की हेल्थ के साथ, हमारी जिल्द की हेल्थ के साथ ताल्लुक है। इसका हमारी ना सिर्फ बैरूनी जिल्द के साथ बल्कि अंदरूनी जिल्द की हेल्थ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है जिंक का। अंदरूनी जिल्द जिसे हम म्यूकोज़ा कहते हैं, बैरूनी जिल्द को हम डर्मस, एपिडर्मिस कहते हैं, वेयरएज़ अंदरूनी जिल्द को हम म्यूकोज़ा कहते हैं। म्यूकोज़ा जो होता है वो लाइन किया होता है, उसने सारी स्टमक को, ग़िज़ा की नाली को, आंतों को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, इस सारे को लाइन किया होता है म्यूकोज़ा ने। और म्यूकोज़ा जब अनहेल्दी हो जाता है, जब वीक हो जाता है, तो इसमें से जर्म्स पेनिट्रेट कर जाते हैं, अल्सर बना देते हैं, और म्यूकोज़ा की रीजनरेशन यानी दोबारा से बनावट जो है वो स्लो होती है। इस वजह से जरासीम जल्दी से अटैक कर जाते हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है अगर म्यूकोज़ल इंटेग्रिटी अच्छी ना हो। तो म्यूकोज़ा को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो, जिंक की डेफिशिएंसी ना हो, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स सिक्रीट होती हैं म्यूकोज़ा के ऊपर, और वो अगर मौजूद ना हो तो भी म्यूकोज़ा के ऊपर अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर फॉलिक एसिड चाहिए होता है, फिर राइबोफ्लेविन चाहिए होता है म्यूकोज़ा की इंटेग्रिटी के लिए, नियासिन चाहिए होता है, थायामीन चाहिए होता है। लेकिन जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिंक का और विटामिन ए का सबसे ऊपर रोल है इसमें म्यूकोज़ा की इंटेग्रिटी का। तो जो भी बच्चे जिनको इसहाल हो, जिनको उल्टी पेचिस का मसला हो, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाहे वो गला ख़राब हो या नमूनिया हो, तो उन बच्चों को हम प्रिज्यूम करते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है और उनको जिंक का सप्लीमेंट देना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र साल से नीचे हो तो सिरप 60 ml का सिरप आमतौर पे आता है, तो 60 ml के सिरप को आप जो है वो 2.5 ml वंस डेली दें 14 दिन के लिए। और अगर बच्चे का उम्र जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो और वज़न 10 किलो से ज़्यादा हो, तो फिर उसको 20 मिलीग्राम जो है वो पर डे जिंक देना चाहिए 14 दिन के लिए। ये एहतियाती एक तरह से इलाज है, सप्लीमेंटेशन है, और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, ना सिर्फ उस एपिसोड में, उस एपिसोड ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग में, और उस एपिसोड ऑफ निमोनिया में, बल्कि सब्सिक्वेंट एपिसोड्स भी जो है उसके होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी हाई हो जाती है, बच्चे के जो म्यूकोज़ा है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। फिर जिंक बहुत सारे पाथवेज का को फैक्टर है। जो पाथवेज चाहिए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जो जिस्म से फाजिल मादे निकालने के लिए पाथवेज चाहिए होते हैं, तो जिंक उनका भी को फैक्टर है। यानी वो पाथवे जिंक के बगैर बहुत स्लो हो जाते हैं। जब जिंक होता है तो फिर वो पाथवे बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी हो जाती है जब जिंक मौजूद होता है। जिंक की गैर मौजूदगी में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जिंक की मौजूदगी में नेल, हेयर, स्किन के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आते, जबकि जिंक की गैर मौजूदगी में ना सिर्फ मुंह के इर्द गिर्द बल्कि हाथों के ऊपर और बड़े पेशाब की जगह पे जो है वो छाले, अल्सर्स बन जाते हैं। तो जिंक की डेफिशिएंसी को हमेशा जो है वो प्रायोरिटी दें, जिंक को इस्तेमाल करें, जिंक को मेडिसिन समझ के इस्तेमाल ना करें, इसे फूड समझ के इस्तेमाल करें। फिर इसका सिरप 60 ml का होता है, तो वो आमतौर पे 12 दिन में ख़त्म हो जाता है बड़े बच्चों के लिए। तो 12 दिन कोई मसला नहीं है, 14 दिन की बजाय आप थेरेपी को 12 दिन तक लिमिट कर सकते हैं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिश। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।